हाय, जय हिंद। मैं विमल आज उपस्थित हूँ इस वीडियो में एनसीसी सर्टिफिकेट्स एग्जाम के बारे में जानकारी देने के लिए। अपने पिछले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जल्द ही एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स पर आधारित एक वीडियोज की सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं एनसीसी परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा। तो उस सीरीज का यह पहला वीडियो है और आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एनसीसी की तीनों परीक्षाओं अर्थात एनसीसी की ए प्रमाण पत्र परीक्षा, बी प्रमाण पत्र परीक्षा व सी प्रमाण पत्र परीक्षा का स्वरूप कैसा होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं और कौन सा पार्ट कितने नंबर का होता है, पास होने के लिए न्यूनतम आपको कितने नंबर स्कोर करने पड़ते हैं और इसके अलावा आप क्या प्लानिंग करें कि आप इन सर्टिफिकेट एग्जाम्स में बेहतर कर पाएं और अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो ये जानकारी देने के साथ ही मैंने एनसीसी का जो एक आर्मी सब्जेक्ट होता है ड्रिल, उस पर मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके आंसर क्या होंगे उसको विस्तार पूर्वक बताया है। तो जो भी एनसीसी कैडेट्स या एनसीसी से जुड़े लोग इसको देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो ठीक से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका समाधान किया जा सके। और पहले तो ये वीडियो मैं ऑनलाइन करने वाला था लेकिन कुछ कारणोंवश संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाए तो ऑनलाइन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कैडेट्स के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो संसाधन जुटे हैं उसके लिए मैं सीटीओ राकेश सोनकर जी का और यावर नकवी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। तो आइए देखते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम 2022 का यह पहला वीडियो। सबसे पहले तो जो भी एनसीसी कैडेट इस वर्ष 2022 में एनसीसी सर्टिफिकेट्स के एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स में मार्क देने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे अंक दिए जाते हैं और क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आप अच्छे ग्रेड से पास हो सके। देखिए, एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम में टोटल जो है 500 नंबर्स का होता है और इसके जो 4 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट 1 ड्रिल का होता है, पार्ट 2 WT है तो वेपन ट्रेनिंग का होता है, पार्ट 3 मिसलेनियस सब्जेक्ट्स का होता है, पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट्स का होता है। और इन चारों पार्ट को मिला करके टोटल अंक 500 होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको गौर करनी होगी, जो ये चारों पार्ट हैं इसमें रिटन और प्रैक्टिकल, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 4 का रिटन और प्रैक्टिकल दोनों होता है और पार्ट 3 में केवल आपको रिटन देना होगा। तो ये जो रिटन पोर्शन हो या चाहे प्रैक्टिकल का, इसमें आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने होंगे पास होने के लिए। मतलब अगर 10 अंक का रिटन है ड्रिल का तो इसमें कम से कम 4.5 अंक आपको लाने होंगे। अगर इससे कम आप लाते हैं तो फेल हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल का 80 है तो आपको इस पे से 45% की बात करें तो ये 36 अंक हैं। 36 मार्क्स आप लाते हैं तो आप पास होंगे, अदरवाइज फेल होंगे। आप बाकी सब्जेक्ट्स में इन सभी में कितने भी अंक क्यों ना लाएं, लेकिन अगर किसी एक में भी 45% से कम रह जाता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट्स में, इसके किसी भी पार्ट में, चाहे रिटन का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो, हमें 45% मार्क्स से कम लाने ही नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात टोटल की आती है कि आप इसके रिटर्न प्रैक्टिकल दोनों पार्ट में 45% मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप पास होने की योग्यता न्यूनतम ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टोटल में 50% मार्क्स, अर्थात अगर 500 का इसका टोटल है तो 250 अंक लाने होंगे, तब जाकर आप पास होंगे। मतलब इधर आप सारी चीज़ों में, प्रैक्टिकल और रिटर्न में 45% मार्क्स स्कोर कर लिए मिनिमम, जो पास होने के लिए आवश्यक है। प्लस यहाँ पे जो टोटल है इसमें भी, इसमें 50% होना चाहिए, तब आप पास होंगे। अगर इस समय 45% केवल ले आए और टोटल आपका 50% नहीं हो रहा है ओवरऑल का, तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो दो बातें ध्यान रखना है कि इसके रिटन और प्रैक्टिकल दोनों सेक्शन में आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना है और जो ओवरऑल जो ग्रांड टोटल होगा उसका 50% का है तो 250 अंक लेके आना है। अब बात करेंगे ग्रेडिंग की। तो ग्रेडिंग में 374 से ऊपर यानी 375 एंड अबव अगर आपकी है तो ए ग्रेडिंग होगा। 375 से 500 तक की ए ग्रेड होगा
और बी ग्रेड 250 से 374 तक की अगर मार्क्स हैं आपके तो बी ग्रेड होगा। सॉरी, 300 से 374 तक की आपका बी ग्रेड होगा और 250 से 299 तक की सी ग्रेड होगा। और 250 से कम मैंने बताया कि 50% से कम हो जा रहा है तो आप फेल हो जाओगे। तो ये ए सर्टिफिकेट एग्जाम की बात हो गई। इसी तरीके से अब बी सर्टिफिकेट एग्जाम में देखिए, इसमें पार्ट 1 ड्रिल, पार्ट 2 जो है WT वेपन ट्रेनिंग का है, पार्ट 3 मिसलेनियस सब्जेक्ट है, पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ड्रिल और WT आप समझ जा रहे हैं। पार्ट 3 जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है इसमें मैक्सिमम कैडेट्स फेल हो जाते हैं। ये 200 नंबर का है और इसमें 45% मार्क्स लाने के लिए मिनिमम 90 नंबर लाने होते हैं। तो ये रिटर्न में फेल होते हैं अक्सर कैडेट। तो आपको मैं बताता हूँ कि ये मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं क्या, इसमें क्या क्या आता है। मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में NCC, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ हाइजीन, एडवेंचर ट्रेनिंग, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन और ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मिसलेनियस में आते हैं। और इसका किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जब मैं आगे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बना रखे वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप जानोगे कि NCC से कितना आता है, नेशनल इंटीग्रेशन कितने नंबर का आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितने नंबर का आता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो ड्रिल और WT और स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं वो आर्मी सब्जेक्ट तैयार करने के अलावा आपको मिसलेनियस पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आप फेल हो जाओगे 45% से कम अगर स्कोर करते हो। उसके बाद अब बात करेंगे हम स्पेशल सब्जेक्ट्स की। स्पेशल सब्जेक्ट्स में ये पार्ट 4 होता है स्पेशल सब्जेक्ट्स का। इसमें आर्म्ड फोर्सेस, मैप रीडिंग का, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट जिसको युद्ध कला बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू इन्फैंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट, मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन, ये चीजें होती हैं पार्ट 4 के स्पेशल सब्जेक्ट्स में। तो इसमें भी आपको वही है कि इस पार्ट 4 में भी आपको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करने होंगे पास होने के लिए। तो अब मैं बात करूंगा बी में। ये देख रहा हूँ आप जो इस समय का जो है आपका सिस्टम, ये ड्रिल आती है 90 नंबर की जिसमें 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, 10 नंबर आपको रिटर्न के मिलते हैं और 80 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। और पास होने के लिए वही 45% वाला फार्मूला कि 10 में से 4.5 नंबर आप लाओगे तो आप इसके रिटर्न में पास हो जाओगे, और 80 में से 36 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हो प्रैक्टिकल में तो आप इसके प्रैक्टिकल सेक्शन में पास हो जाओगे। ओवरऑल 40.5 मार्क्स होने चाहिए तब आप ड्रिल यानी पार्ट 1 में पास हो पाओगे। इसी तरह WT बेवन ट्रेनिंग की बात करें तो रिटर्न में आपके 35 नंबर आता है, प्रैक्टिकल 25 का, टोटल 60 का होता है। और इस तरीके से 15.75 और 11.25 मार्क्स स्कोर करेंगे, टोटल 27 मार्क्स आपको लाने होंगे पास होने के लिए। अब रिटर्न जिसमें मैंने कि बताया कि ज़्यादातर कैडेट्स फेल हो जाते हैं, तो ये 200 में से 90 नंबर जो है 45% लाना होगा। और इसके लिए जो मेन मेन जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं मैं आगे बताऊंगा, आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा कि इसमें आप कैसे आप क्या करें, लिखने की हैबिट डालें। एक तो कॉपी आपको खाली नहीं छोड़ना है, अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा कोई भी नंबर आपको दे नहीं पाएगा। तो लिखने की आदत डालिए। अभी थोड़ा सा समय जो बचा है उसका सदुपयोग करिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को। और ये केवल लिखने पे बेस्ड होता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से पास हो जाओगे। आने वाले वीडियोस ठीक से देखिएगा और उसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अपने दिमाग में बैठाइए कि किस पोर्शन पर हमें ज़्यादा जोर देना है, और ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको और अच्छे ग्रेड से पास हो सको NCC के सर्टिफिकेट एग्जाम में। पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट्स, इसमें रिटन 105 नंबर का आता है, प्रैक्टिकल 45 का होता है, टोटल 150 का होता है। और पास होने के लिए आपको 47.25 नंबर रिटन में लाने होंगे, प्रैक्टिकल में 20.25 नंबर आने होंगे, ओवरऑल 67.50 मार्क्स लाओगे तब आप इसमें पास होगे। ओवरऑल फिर ग्रांड टोटल की बात करें तो 250 नंबर आप लाओगे। इसमें भी वही फार्मूला कि 300 से 300 जो 75, 300 से 374 तक की आपको बी ग्रेड
और 375 से 500 आपका ए ग्रेड, और 250 से 299 सी ग्रेड, और 250 से नीचे अगर आप लाते हैं तो फेल हैं। अब बात करेंगे सी सर्टिफिकेट एग्जाम की। सी सर्टिफिकेट में अभी आपने देखा बी सर्टिफिकेट एग्जाम में ड्रिल 90 नंबर का था, जिसमें 10 प्रैक्टिकल थे और 80 रिटर्न, 10 रिटर्न थे और 80 प्रैक्टिकल के थे। लेकिन सी सर्टिफिकेट एग्जाम की बात करें तो सी सर्टिफिकेट एग्जाम में रिटर्न 10 नंबर का आएगा, प्रैक्टिकल 50 नंबर का है, और ये 60 नंबर का होता है ड्रिल। और वही 45% वाला फार्मूला की 27 नंबर आप लाओगे तो आप पास हो जाओगे। रिटर्न में 4.5 नंबर और प्रैक्टिकल में 22.5 नंबर। WT इसमें 65 नंबर का आता है, 10 नंबर का रिटर्न और 55 नंबर का प्रैक्टिकल। 4.5 नंबर रिटर्न में स्कोर करने होंगे, 24.75 नंबर प्रैक्टिकल में, और 29.25 नंबर अगर आप टोटल ले आते हो तो आप पास हो जाओगे। और अब पार्ट 3 जो इसका मिसलेनियस है, आपने देखा जो आपका ए सर्टिफिकेट हो या फिर बी सर्टिफिकेट, उसमें केवल 200 नंबर का आता था, लेकिन सी में 225 नंबर का पार्ट 3 आता है मिसलेनियस सब्जेक्ट का, और इसमें 101.25 नंबर आपको स्कोर करने होते हैं पास होने के लिए। मैं बार बार आपको पार्ट 3 मिसलेनियस सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने के लिए बात कहता हूँ कि इसमें ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं। आप लिखने की हैबिट डालिए और अभी भी जो समय है उसको सदुपयोग कीजिए। तीसरा है ये पार्ट 4 आपका स्पेशल सब्जेक्ट्स का। इसमें रिटन 110 नंबर का, पॉलिटिकल 40 नंबर का, और 110 का 45% तो 49.5 नंबर आपको लाने होंगे। पॉलिटिकल में 18 नंबर आप लाते हैं। टोटली 150 का होता है। 150 में से अगर आप 67.5 मार्क्स लाते हो तो आप पास हो जाओगे। और ओवरऑल 250। यहाँ भी वही 375 प्लस अगर आपका है तो ए ग्रेड, और 300 से 374 तक की बी ग्रेड, और 250 से 299 सी ग्रेड, और 250 से नीचे फेल। फिर ये मिसलेनियस सब्जेक्ट्स मैंने बता ही दिए हैं कि ये आता है इसके अंतर्गत। और स्पेशल सब्जेक्ट्स आपके ये होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जो आते हैं उनको पहले करना है। आप देखते जाइए, जो अच्छे से आता है उसको लिखते जाइए, बाद में जो टफ है वो करिएगा। दूसरा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जब पेपर देने जाओगे तो ऐसा एक आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप देखेंगे ये पिछले ईयर का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कवर पेज। तो इसमें लिखा है एनसीसी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2021, और पेपर सेकंड का स्पेशल सब्जेक्ट्स का दे रखा है इन्होंने। ये चीजें आई हुई हैं, कितने नंबर क्या था ये देख रहे हैं आप, परीक्षा देने जाओगे तो देख भी लोगे। दूसरा, ये जब भी मिले तो ये जो कोड वाला सेक्शन है इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। ये कोड वाला सेक्शन आपको खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है। फिर और जो ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है इसमें तो आपको कुछ भरना ही नहीं है, ये जो कॉपी चेक करेगा उसके लिए है। राइट साइड का हिस्सा जो ये वाला है, इसमें भी कोड में कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आप अपना रेजिमेंटल नंबर लिखोगे। फिर एडमिट कार्ड नंबर, जिसको चेस्ट नंबर मिलेगा आपको वहाँ पे सीने पे लगाने के लिए, वही एडमिट कार्ड पे भी आपके नंबर लिखा होगा तो वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। कोड फिर मैं बता रहा हूँ, कोड खाली छोड़ देना, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। रेजिमेंटल नंबर लिखिए, एडमिट कार्ड नंबर अपना जो चेस्ट नंबर मिलेगा वो लिखिए, अपनी रैंक, कैडेट, सीनियर अंडर अफसर जो भी है, अपना नाम, पिताजी का नाम, यूनिट। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपके एग्जामिनर जो परीक्षा ले रहे होंगे उनसे साइन जरूर करवा लीजिएगा, जो भी होगा, ताकि आपकी कॉपी वैलिड मानी जाए चेक करते समय। और इसके बाद फिर आपको इस पेज पे थोड़ा सा पढ़ना होगा। इसमें लिखा है कि प्रश्न के साइड पृष्ठ में अथवा नीचे दिए गए स्थान पर ही उत्तर प्रश्न संख्या सहित लिखें। तो ये चीजें ध्यान रखना है। केवल नीला अथवा काला बाल पॉइंट का इस्तेमाल करें। उत्तर लिखने से पहले सारे प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ें और सारे शक दूर कर लें। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका या अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपको समय रहते अपना पेपर कंप्लीट कर लेना है, लिख लेना है। और स्पेशल या रिटेस्ट केस में पूरा प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और इसके बाद इन्होंने, देखिए जो चीज़ें मैं अभी समझा रहा था कि 45% रिटर्न और प्रैक्टिकल ईच पार्ट में होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे ओवरऑल, तभी आप पास हो पाओगे। तो ये चीज़ें थोड़ा आप देख लीजिए ठीक से। ये पेज ऐसा मिलेगा, आप इसको करके उसके बाद सीधा आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे।
तो मेरे ख्याल से इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। जितना आप चीज़ें देखें इसको ठीक से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं निश्चित रूप से उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और अब मैं आपको ले चलता हूँ इसका जो सबसे पहला आपने बताया कि ड्रिल। आज मैं इस वीडियो में ड्रिल भी कवर कर देता हूँ, चूँकि समय कम है। तो मैं बताता हूँ कि ड्रिल से मैक्सिमम क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो वो क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ड्रिल से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन अगर आपका आएगा कि ड्रिल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा किसी भी कार्यवाही प्रोसीजर को उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। अब ड्रिल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर है टर्न आउट और बियरिंग ठीक करना, टीम भावना का विकास करना, नेतृत्व की भावना जागृत करना, अनुशासन की भावना का विकास करना, कैडेट्स में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। ये ड्रिल का उद्देश्य है। तो इसके स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, ठीक से समझते रहें। हिंदी भी लिखेंगे तो कोशिश करें कि सही लिखें, उसकी स्पेलिंग गलत ना लिखें। या अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश में उत्तर लिख रहे हैं तो उस हिसाब से अपना देखिएगा कि स्पेलिंग गलत ना होने पाए। तो ये जो छोटी-छोटी कमजोरी हैं आप अभी समय थोड़ा सा दूर कर लेंगे तो आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकेंगे, अच्छे नंबर ला सकेंगे। अगला प्रश्न है खाली जगह भरें। तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 120 कदम पर मिनट। ये आपका उत्तर दिया गया है। दूसरा है धीमी चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या होती है, तो 70 कदम पर मिनट होती है। फिर अगला है कि राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कैडेटों की संख्या होती है। 150 कैडेट्स राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। और ड्रिल वर्ष से शुरू हुआ था, तो 1666 में, यानी ये अंग्रेजों के टाइम से ड्रिल शुरू हुआ था। और मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान डैश पैर पर दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा बाएं पैर पर मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान दी जाती है। फिर राष्ट्रपति को डैश और मुख्यमंत्री को डैश अधिकृत हैं, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सैल्यूट अधिकृत है और जनरल सैल्यूट मुख्यमंत्री को अधिकृत है। फिर अगला क्वेश्चन आपको ऐसे ड्रिल से पूछा जा सकता है कि वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषताएं हैं जोर से और साफ साफ बोला जाए। दूसरा है साधारण तथा ऊंचे आवाज में बोलें। तीसरा है लंबा फैलाकर शीघ्र बोलें। और चौथा है दो भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर हो। तो वर्ड ऑफ कमांड सबसे पहली बात की जब भी बोली जाए तो तेज आवाज में और स्पष्ट बोली जाए, साफ साफ बोली जाए, तो ये उसका आंसर है, आप लिखेंगे। और अगला क्वेश्चन है रैंक और फाइल में क्या अंतर है। उत्तर, रैंक की बात करें तो इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं। और फाइल, जब फालिन होने या फाइल होने की बात करते हैं तो इसमें कैडेट सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। ये रैंक और फाइल में अंतर होता है। अगर आपको रैंक होने की कमांड दी जाती है तो उसमें आप कैडेट्स, सारे सी कैडेट्स एक सीधे लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक। लेकिन अगर फाइल होने की बात की जाती है, आदेश कमांड दिया जाता है, तो उसमें एक के पीछे एक खड़े होते हैं सीधी लाइन में और एक समान दूरी तय करते हुए। अगला क्वेश्चन है कि आप लाइन तोड़ से क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि इस आदेश के मिलने पर दाहिने मुड़े और लाइन तोड़ें। इस आदेश पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है, कैडेट ग्राउंड में ही रहते हैं और यह परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था है। इसको समझिएगा भी, ताकि आप जब भी इस कार्रवाई को करें प्रैक्टिकल में ग्राउंड पे तो भी ध्यान दें, बाकी आप आंसर लिखेंगे तो नंबर तो आपको पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विसर्जन से आप क्या समझते हैं। लिखा है कि इस आदेश पर दाएं मुड़े सैल्यूट करें, यदि कोई अधिकारी हो तो थोड़े विराम के बाद तेज चाल से ग्राउंड से बाहर जाएं, यह परेड को अंत करने का आदेश है। यहाँ दो चीजें आपने देखी, दो क्वेश्चन की, आप लाइन तोड़ से क्या समझते हैं, दूसरा आप विसर्जन से क्या समझते हैं।
तो लाइन तोड़ में क्या होता है, वो परेड का अंत ना होकर विराम की अवस्था होती है। और विसर्जन में क्या होता है, यह परेड को अंत करने का आदेश है। विसर्जन करने का अगर आदेश दिया गया मतलब परेड अंत हो रही है। तो ये आप आंसर देख लीजिए और ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। फिर अगला है खाली जगह भरे। राष्ट्रीय सैल्यूट किसको लागू होता है, तो राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रपति को लागू होता है, राज्यपाल को लागू होता है और झंडे को लागू होता है, जो हमारा तिरंगा झंडा है। दूसरा है क्वार्टर गार्ड पर कितने गार्ड खड़े होते हैं, तो उत्तर संख्या इसकी 8 होगी। क्वार्टर गार्ड पर 8 गार्ड खड़े होते हैं। जनरल सलामी डैश के ऊपर रैंक को दिया जाता है, तो जनरल सलामी मेजर जनरल को और उसके ऊपर वाले रैंक को दी जाती है। समीक्षा क्रम में कितने कदम चलना होता है, तो 14 कदम चलना होता है। कमांड पद और भागों में बांटा गया है, तो कमांड जो होती है वो 2 भागों में बांटी गई, एक तो चेतावनी और दूसरी कार्यवाही। कमांड जब भी दी जाएगी तो या तो चेतावनी के रूप में आपको दी जाएगी या कार्रवाई करने के लिए दी जाएगी। फिर अगला है कि पीछे मुड़ में तरफ से मुड़ा जाता है, तो ये दाहिनी तरफ से मुड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये इस तरीके से ताकि आप अच्छा स्कोर करें। विश्राम अवस्था में बाईं हथेली दाहिनी हथेली के नीचे होते हैं। तेज चाल के दौरान दाहिने सलूट का आदेश बाएं पैर पर होता है। विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी होती है 12 इंच या 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी 12 इंच या 30 सेंटीमीटर होती है। अगला है सही या गलत लिखें। क्वेश्चन है कि इसका पहला दिया गया है कि सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होती है, तो ये गलत है। सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच दूरी नहीं होती है, एड़ियां सटी होती हैं। अगला है कि ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना चाहिए। एकदम सही है, ड्रिल के दौरान कैडेट्स को 100 मीटर सामने दृष्टि रखनी चाहिए। तीसरा है कि वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है। गलत, वर्ड ऑफ कमांड हमेशा जो भी देगा वो सावधान स्थिति में होकर देता है। चौथा है ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं। ये गलत है, ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। जेसीयू को बट सैल्यूट दिया जाता है, सही बात है ये। अगला है 10वां पॉइंट की कौन से गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो राष्ट्रीय सलामी व्यक्ति की बात करें तो केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाएगी। बाकी आप झंडे को, राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा है उसको दे सकती है। और 11 है ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या है, तो ड्रेसिंग के लिए सज है शब्द है जो आदेश के रूप में दिया जाता है। 12 पॉइंट है सही गलत लिखें। पॉइंट दिया गया है कि भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है, सही है। सावधान में दोनों पांवों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, सही है। दाहिने सज पर 12 इंच का कदम आगे लिया जाता है, सही है। विश्राम अवस्था में कमर से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, गलत। आराम से की स्थिति में हिला सकते हैं, विश्राम अवस्था में नहीं। सज के आदेश पर दाहिना दर्शक बाईं ओर देखता है, सही है। जब 6 कैडेट से कम होते हैं तो स्क्वाड को सिंगल रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं, ये भी सही है। दाहिने सैल्यूट का आदेश दाहिने पैर पर दिया जाता है, गलत है। दाहिने सैल्यूट का आदेश बाएं पैर पर दिया जाता है। फिर लाइन तोड़ के आदेश का अर्थ है परेड समाप्त हो गया है, गलत है। लाइन तोड़ हमेशा थोड़ी देर विश्राम को दर्शाता है, विसर्जन परेड समाप्त होने को दर्शाता है। अगला है राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तोल शस्त्र में लाया जाता है, सही है। आराम से का आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो, ये भी सही है। फिर है ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका आंसर है जर्मनी। अगला है निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। और SW1 मिनट में कितना कदम चलती है, सीनियर विंग तो 110 कदम। फिर पीछे मुड़ के
कार्रवाई पर कितना डिग्री मोड़ा जाता है। अगर आपको पीछे मुड़ की कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया जाए, कमांड दी जाए, तो आप कितने डिग्री पे मुड़ेंगे? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री पे। थोड़े समय ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है लाइन तोड़। लाइन तोड़ हमेशा विश्राम को दर्शाता है, विसर्जन हमेशा परेड समाप्ति को दर्शाता है। थोड़े समय यहाँ विश्राम की बात की गई है तो वहां पे लाइन तोड़ का कमांड दिया जाएगा। धीरे चल में कदम की रफ्तार कितने मिनट पर मिनट होती है? तो 70 कदम पर मिनट होती है। 14 है, सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? तो ये 4 प्रकार होते हैं। सामने का सैल्यूट, पत्र के साथ सैल्यूट, दाहिने को सैल्यूट और बाएं को सैल्यूट। अगला है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार का होता है? तो इसका वही फेमस आंसर की चेतावनी और कार्यवाही 2 प्रकार का होता है वर्ड ऑफ कमांड। अगला है, धीरे चल पाँव में कितने इंच निकलता है? धीरे चल में पाँव कितने इंच निकलता है? तो 30 इंच। और तेज चल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 45 इंच होती है। वर्ड ऑफ कमांड में थंब किस पैर पर दिया जाता है? बाएं पैर पर दिया जाता है। और ड्रिल के लिए स्थान में रखने वाली बातें, तो ड्रिल के लिए आप ये बातें ध्यान में रखेंगे कि वर्दी साफ सुथरी, कलफ लगी हुई और प्रेस की हुई यानी इस्त्री की हुई होनी चाहिए। कमीज व पैंट सही प्रकार सिले हुए और बटन लगे हुए होने चाहिए। वर्दी ना तो अधिक ढीली हो और ना ही अधिक चुस्त हो। जूते अच्छी तरह पॉलिश किए हुए और फीते बंधे हों। पैंट में बेल्ट ठीक से बंधे होने चाहिए। बाल छोटे कटे हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए। सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। ये ड्रिल के लिए ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और अगला है कि ड्रिल कितने प्रकार का होता है? तो पहले ही बताया गया 2 प्रकार का, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल यह लड़ाई के दौरान दिया जाता है और क्लोज ड्रिल यह शांति काल के दौरान किसी निश्चित स्थान पर जवानों की सिखलाई के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने ड्रिल कवर कर दिया है और जब कभी टाइम होगा इसको और डिटेल से बताएंगे। लेकिन ड्रिल में मैक्सिमम इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आ जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छे ग्रेड से पास हो पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि परीक्षाओं का स्वरूप क्या होता है, आप कैसे प्लानिंग करके चलें ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। ए ग्रेड के लिए क्या कितना स्कोर करना होगा, बी के लिए कितना करना होगा, सी के लिए कितना करना होगा और सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है मिसलेनियस में और स्पेशल सब्जेक्ट्स में वो बताया। प्लस ड्रिल का भी इसमें कंप्लीट करा दिया है। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लें, ठीक से स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछिए, उसको मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को मैं पहले कोशिश कर रहा था कि लाइव क्लासेस चलाऊं लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। फिर हमारे सहयोगी सीटीओ यावर नकवी जी के सहयोग से और राकेश सोनकर जी के सहयोग से ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाया गया है जो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा। और मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप सब इससे लाभान्वित हों और अच्छे ग्रेड से पास हों। शुभकामनाएं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियोस में जिसमें मैं अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आप अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट मिले। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।